हेलो स्टूडेंट्स, मैं हृदय और आज की इस वीडियो पे अपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ +3 सेकेंड सेमेस्टर होगा। और उसमें देखिए कौन सा बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ और या फिर कौन सा बुक सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, तो वो पहले आपको दिखा देता हूँ। वो बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर उसमें मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो जैसे देखिए ये कवर पेज है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, मैं जूम कर दिया। देखिए ये बुक का नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग विथ केस स्टडीज़ और इसका ऑथर का नाम लिख रहा है बेलिंडा बेंस एंड ग्लेन रॉबर्ट फलफोर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक बच्चों दूसरे चैप्टर में है। ये देखिए कंपार्टमेंटल मॉडल। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, कंपार्टमेंटल मॉडल। तो देखिए बच्चों, कंपार्टमेंटल मॉडल समझने के लिए देश में या फिर दुनिया में जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, रोज़ न्यू न्यू कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके कंपैरिजन में जो केसेस क्योर हो रहे हैं या फिर जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उसकी मात्रा काफ़ी कम है। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे मान के चलो आज 1000 न्यू केसेस आया और 100 न्यू केसेस जो थे पहले के रिकवर हो गए, तो अपने ये बोलेंगे कि आज 900 न्यू केसेस ग्रो कर गए। ठीक है ना। और ये तो रियल लाइफ का सिचुएशन है, उसको अगर मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना है तो जिस मॉडल को फॉर्म किया जाता है उस मॉडल का नाम होता है कंपार्टमेंटल मॉडल। ठीक है, तो देखिए चलिए डेफिनेशन पे आते हैं अपने कि क्या डेफिनेशन है। देखिए बच्चों, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। आपको क्या करना है, बस उसको नोट्स में लिख लेना है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, देखिए क्या है डेफिनेशन। द कंपार्टमेंटल मॉडल फ्रेमवर्क इज एन एक्सट्रीमली नेचुरल एंड वेलेबल मीन्स, ठीक है, विथ व्हिच टू फॉर्मुलेट मॉडल्स फॉर प्रोसेस विच हैव इनपुट्स एंड और देखिए यहाँ पर एंड और लिखा है। इसका मतलब होता है बच्चों, आपको इनपुट आउटपुट दोनों होना जरूरी नहीं होता है, कोई एक भी हो तब भी अपने बोल सकते हैं कि ये एक तो कंपार्टमेंटल मॉडल है। आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि इनपुट आउटपुट दोनों नहीं हो तो मतलब कोई एक हो तो किस टाइप का केस बनता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इन दिस चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए पहले आता है रेडियोएक्टिव डीके। रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस पढ़ेंगे। ये आपने स्कूल में भी इसके नाम सुना होगा कि रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उसमें अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमर्ज होते रहते हैं। इसको डिटेल्स में जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पोल्यूशन लेवल इन द लेग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये सब अपने कंपार्टमेंटल टेक्निक में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें कंपार्टमेंटल डायग्राम आपको समझाया गया है। तो एक मिनट। हाँ देखिए ये कंपार्टमेंटल डायग्राम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है बच्चों, देखिए देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपार्टमेंटल नोटेशन या फिर नोशन लिखा है इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो डायग्राम बना के रखा है। मान के चलिए ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, और ये इनपुट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप स्कूल के दौरान पढ़े होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से वजह के मतलब रीजन के लिए बढ़ता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है किस हिसाब से मतलब बाहर निकलता है। या फिर आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ट्रीज के द्वारा यूज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, अपना एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बैलेंस रहता है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आप ये जानते होंगे क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा ग्रो कर गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना इनपुट हो रहा है उतना मात्रा में आउटपुट नहीं हो पा रहा था। तो अपने उस केस में क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है अपना एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अपने को उससे एक तो चीज़ पता करना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्रो कर रहा है किस अमाउंट में ग्रो कर रहा है या फिर प्रतिदिन या फिर प्रति माह किस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है, और उससे एक आकलन लगाते हैं कि कितना साल तक अपना ये जो भूपृष्ठ है या फिर पृथ्वी टिक पाएगा इस रेट के साथ। या फिर हमें उसमें कुछ कंक्लूजन ये निकालना होता है कि अपने को कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट उसको भी कर दिया है। अभी देखा तो जैसे मैंने बोला कि ये एक तो इनपुट सोर्स है और ये वाला एक तो ये आउटपुट है और ये इनपुट है। तो इसमें अपने को क्या पता करना होता है कि कोई पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना, जो जैसे ये बॉक्स में मान के चलिए 1 घंटा में यहाँ पर क्या हो रहा है ना 100 यूनिट की एंट्री हुआ, 100 यूनिट इसमें ज़्यादा बढ़ गए और आपका 80 यूनिट निकल गया, ठीक है ना। तो अपने बोलेंगे कि 1 घंटा में 20 यूनिट इससे ये बॉक्स में ग्रो कर रहा है। हालांकि अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन में बॉक्स नहीं होता है, ये एटमॉस्फेयर को सूचाता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस द अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है ना, इन द कंपार्टमेंट एट एनी गिवन टाइम, और वेदर ओवर लॉन्ग पीरियड्स द लेवल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और इसी से अपने ये भी पता करते हैं कि जो रेट है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो उसके बाद अगर मान के चलिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने ये कर सकते हैं कि उसको किसी मीन्स के द्वारा बैलेंस किया जाए, ठीक है ना, ताकि जो अर्थ का या फिर एटमॉस्फेयर का संतुलन है वो बना रहे, ठीक है। तो उसके बाद आपको आ जाता है बैलेंस लॉ। बच्चों बैलेंस लॉ का मतलब होता है कि जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये उसका फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बैलेंस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस, कोई पार्टिकुलर समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है रेट इन माइनस रेट आउट। ओके, तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको भी आपको नोट्स में लिखना है ना। तो पहले क्या लिखा है, द डीके प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखिए बच्चों इस टाइप पार्टिकुलर वाला ये जो एग्जाम्पल है इसमें रेट इन नहीं होता है, किस तरह से नहीं होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो बर्थ्स एंड डेथ्स इन पॉपुलेशन ये तो मालूम है कि कितने मतलब हर साल कितने न्यू बर्थ्स होते हैं, कितने डेथ्स होते हैं, उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो मिल जाएगा कि एक साल में पॉपुलेशन कितना ग्रो किया। ठीक उसी तरह पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है, ड्रग एसिमिलेशन का एग्जाम्पल है, और सभी जो जितने सारे यहाँ पर 1 2 3 4 केसेस हैं सबको अपने को बारी बारी करके समझना है और उसका फिर मॉडल जनरेट करना है। ओके, तो सबसे पहले जो रेडिएक्टिव वाला बात है उसको ही स्टार्ट करते हैं, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल डीके एंड रेडिएक्टिव डीके। तो आपको ये मालूम होगा कि रेडिएक्टिव एलिमेंट में जो जैसे मान के चलिए यूरानियम हो गया या फिर थोरियम हो गया, उससे क्या होता है ना, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स हर रेट से मतलब हर टाइम पे कंटिन्यूसली इमर्ज होते रहते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर उसका मैंने बॉक्स बना दिया, ये देखिए बॉक्स है, रेडियोएक्टिव मटेरियल का बॉक्स है मान के चलिए, और यहाँ पर इमिटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कंटिन्यूसली आउटपुट जा रहा है तो ज़रूर इससे ख़त्म होता होगा, मतलब जो नेट अमाउंट है ज़रूर चेंज होता होगा, ठीक है। और उस नेट अमाउंट किस रेट से चेंज हो रहा है वो पता करने के लिए ये मॉडल को फॉर्म किया गया है। ओके, तो इस टाइप का मॉडल पे आपको कुछ चीज़ एज्यूम करना होता है, जैसे कि पहला कि यहाँ पर ये जो बॉक्स मैंने बनाया उस बॉक्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसमें जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं वो कुछ रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, वहाँ पर एक तो कुछ पार्टिकुलर्स रूल के हिसाब से वहाँ पर इमिट्स हो रहा है जो भी पार्टिकल्स, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि अभी 100 पार्टिकल्स इमिट हो गए और थोड़ी देर के बाद 50 पार्टिकल इमिट हो गए, ऐसा नहीं। जो भी चीज़ हो रहा है अपने को ये एज्यूम करना है कि वहाँ पर कोई पार्टिकुलर रूल के हिसाब से या फिर पार्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से वहाँ पर पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, ये पहला चीज़। दूसरा टॉपिक क्या है, आप दूसरा जो यहाँ पर एज्यूम क्या किया गया है कि प्रोसेस इज कंटिन्यूस इन टाइम, ये जो प्रोसेस है कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा प्रोसेस, यू एज्यूम ए फिक्स रेट ऑफ डीके फॉर एन एलिमेंट, हमें ये भी एज्यूम करना है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर वक्त इसका जो एमिशन है उसका रेट एक होगा, मतलब एक समान होगा, ठीक है। उसके बाद है वी फर्दर एज्यूम दैट देयर इज़ नो इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी ऑफ मटेरियल, उसके बाद ये भी एज्यूम करना है कि उसका मास कोई पर्टिकुलर टाइम पे सडन बढ़ ना जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में जितना होगा उसी से धीरे धीरे ही घटता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके इक्वेशन बनाया है, क्या बनाया है, रेट चेंज ऑफ रेडिएक्टिव मटेरियल एट टाइम टी इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेट अमाउंट ऑफ। तो बच्चों जो ये जो इक्वेशन बनाया गया है
जो मैंने बोला कि रेट चेंज ऑफ रिएक्टिव मटेरियल एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेट अमाउंट ऑफ रिएक्टिव मटेरियल डिकेड। तो देखिए बहुत आसान सा इक्वेशन बनाया गया है कि कोई पार्टिकुलर समय में जितना इमिट होगा उतना ही इस तरह यहाँ से घटेगा या फिर डीके होगा बोल सकते हैं, ठीक है ना। वही उसका इक्वेशन बनाया गया है कि रेट चेंज यहाँ पर जितना चेंज होगा वहाँ पर उतना डीके होगा, मतलब यहाँ से घटेगा या फिर यहाँ से क्या बोल सकते हैं इमिट करेगा, है ना। तो इसके लिए अभी अपने को क्या करना है बच्चों, एक ठो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है ये केस के लिए। तो देखिए उसको समझाने के लिए एक ठो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक तो क्या करता हूँ, पहले तो एक तो एक्सिस बना लेता हूँ, ये मान के चलिए y एक्सिस बना दिया और ये x एक्सिस, ठीक है, ये x बना दिया और इसमें y एक्सिस। अब मान के चलिए ये टाइम है t, ओके ना। इस टाइम पे आपकी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट था मान के चलिए इस पोजीशन तक था, इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट होगा इधर, ठीक है, इस पोजीशन तक था। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ये। और आफ्टर मान के चलिए सर्टेन टाइम उसको दे देते हैं t प्लस डेल टी, मतलब ये वाला जो इंटरवल है वो आपका बन गया डेल टी टाइम, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका क्या हो गया, वो जो वैल्यू था रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वो डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, मान के चलिए इस साइड तक, ठीक है। तो आपको ये दिखता होगा कि ये पहले इस हाइट पे था, अभी इस हाइट पे आ गया है, मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। तो अपने को ये पता करना है कि इसकी जो अमाउंट घटा किस रेट से घटा। तो इस पोजीशन पे इसकी मान के चलिए वैल्यू देते हैं एन ऑफ टी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टी टाइम, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं एन ऑफ टी प्लस डेल टी दे देते हैं, ओके ना। तो कितना चेंज हो गया, ठीक है ना, कितना चेंज हो गया वो पता कैसे करेंगे, उसको पता करने के लिए जो इनिशियल था, ठीक है ना, इनिशियल से जो अभी जो t प्लस डी टी टाइम है उसको सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, देखिए चेंज कितना हुआ, इनिशियल पे n ऑफ t था, चेंज होके ये बन गया n ऑफ t प्लस डेल टी, ठीक है ना। तो ये चेंज हुआ, अब कितना टाइम पे चेंज हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, डेल टी टाइम पे चेंज हो गया, डेल टी टाइम पे चेंज हुआ है। और इसको अपने को क्या मानना था, ये मानना था कि ये जो रेट चेंज है, देखिए रेट चेंज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कोई पार्टिकुलर टाइम के साथ चेंज को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो एक मिनट इसको मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ इसमें, ओके टाइम है अभी, हाँ। तो हमने क्या बोला कि जो चेंज है उसको टाइम के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो उसको रेट बोलेंगे। और रेट को आपने क्या माना था, जब केस को स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे अपने, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यू एज्यूम ए फिक्स्ड रेट ऑफ डीके। आपने माना था कि जो रेट होगा फिक्स्ड होगा तो उसको मान के लेते हैं के, ठीक है ना। तो इसको अपने फिर यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए तो इसको क्योंकि फिक्स्ड रेट है तो अपने बोलेंगे इनिशियल में एन ऑफ टी था, इनिशियल पे एन ऑफ टी था, आफ्टर डेल टी टाइम ये हो गया के इंटू एन ऑफ टी, ठीक है ना, के इंटू एन ऑफ टी। अब यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा दूंगा। माइनस साइन लगाने का क्या मतलब होगा बच्चों, माइनस साइन लगाने का मतलब होगा कि ये डिक्रीज हो रहा है, जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ओके ना। तो अभी देखिए इसको और थोड़ा आगे नीचे ले लेता हूँ। अब ये जो टाइम, ठीक है ना, ये डेल टी अगर बहुत छोटा ले बच्चों, मान के चलिए मैं डेल टी टेंस टू ज़ीरो एज्यूम करता हूँ। अगर डेल टी टेंस टू ज़ीरो एज्यूम करूँ, यहाँ पर मैं लगा दूँ लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो मान लूँ, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा डी एन बाय डी टी। आपको कैलकुलस मालूम होगा, ये डेरिवेटिव की जो फॉर्मूला है एब इनिशियो मेथड में इसको यूज क्या करते हैं। तो डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के इंटू एन ऑफ टी, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, रेडियोएक्टिव डीके के लिए एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने यहाँ पर फॉर्म कर दिया है,
ठीक है। तो ये हमने सीखा कि रेडियोएक्टिव डीके में डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करते हैं। अब इसको अपने क्या करेंगे, आगे जाके सॉल्व करेंगे और इसको रियल जो सिचुएशन होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।